हाय एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशंस। देखो, सॉल्यूशन 3 तरीके का हो सकता है आपका। 3 बेसिस पे हमने इसको क्लासिफाई कर रखा है। मतलब पहला हो गया होमो हेट्रो। अगर सारे के सारा फेज़ एक ही फेज़ है, सिंगल फेज़ है, तो हम उसे होमोजीनियस बोलते हैं। लेकिन अगर मोर देन 1 फेजेस प्रेजेंट हों तो आप उसे हेट्रोजीनियस बोल सकते हैं। जैसे शुगर सॉल्यूशन हो गया, शुगर प्लस वाटर, उसे होमोजीनियस बोलते हैं। पानी, मिट्टी, ऑयल ये मिक्स कर दिया तो 2 लेयर बन जाएंगी। मिट्टी की अलग दिखेगी, वाटर तो अलग दिखेगा ही, वाटर के ऊपर ऑयल अलग दिखेगा, तो 3 लेयर्स हो गई, राइट। दैट इज़ हेट्रोजीनियस। सेकेंड इज़ नेचुरल एंड मैन मेड। नेचुरल मतलब कि जो नेचुरल चीज़ों से बना है, मैन मेड मतलब जो हमने बनाया है, ठीक है। बाइनरी मतलब जिसके अंदर 2 कंपोनेंट होंगे, जो 2 चीज़ों से मिक्स होकर के बनेगा, उसे कहते हैं बाइनरी मिक्सचर। अब हो सकता है कि सॉलिड डिज़ोल्व हो, सॉलिड लिक्विड गैस 3 फेज़ में, या लिक्विड डिज़ोल्व हो या गैस, इस तरीके से अलग अलग सॉल्यूशंस बन सकते हैं। इन सॉल्यूशंस को पढ़ने के लिए हम यूज़ करते हैं कंसंट्रेशन टर्म। और ये जो कंसंट्रेशन टर्म है, देखो, फर्स्ट इज़ मास परसेंटेज। मास परसेंटेज का फॉर्मूला है, W से रिप्रेजेंट करेंगे मास को, B रिप्रेजेंट्स मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। WB/W इंटू में 100, क्योंकि परसेंटेज निकाल रहे हैं। सिमिलरली वॉल्यूम परसेंटेज VB/V इंटू में 100। और इसी सेम, ऑलमोस्ट सेम मेथड से हम निकाल सकते हैं मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, विच इज़ WB/वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100, ठीक है। ये तीनों फॉर्मूले कुछ कुछ सेम ही हैं, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। नेक्स्ट आता है मोल फ्रैक्शन। उससे पहले आपको पता होना चाहिए मोल्स। तो मोल्स ऑफ एनीथिंग इज़ बेसिकली गिवन मास अपॉन में मोलर मास। किस चीज़ का कितना मास लिया है वो हो गया गिवन मास, और जो हर एलिमेंट का अपना अपना मोलर मास होता ही है, वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं m से। इनका रेशियो आपको दे देता है n, विच इज़ मोल्स। तो अगर मैं n भी लिख रही हूँ, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। Na लिखा है तो इसका मतलब गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, दिस गिव्स मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी सॉल्यूट इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मोल्स। टोटल मोल्स में आप लिख सकते हैं मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्यूट। मोल फ्रैक्शन ऑफ बाइनरी सॉल्यूशन, बाइनरी सॉल्यूशन के केस में, यानी जिसमें सिर्फ 2 ही कंपोनेंट हैं, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ A प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ B, दिस इज इक्वल्स टू 1। ये आपको न्यूमेरिकल में बहुत हेल्प करेगा। देन कम्स सम कंसंट्रेशन टर्म्स। फर्स्ट वन इज मोलैरिटी, रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल M. दिस इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। और लीटर में गिवन अगर नहीं है, लेट्स से ये मिलीलीटर में होता, तो आप यहाँ मल्टीप्लाई कर देते विद 1000, ठीक है। मोलैलिटी, मोलैलिटी को रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल m से, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला है मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। और अगर kg में नहीं है, लेट्स से सिर्फ ग्राम में है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से। मोलैरिटी, मोलैलिटी, इसमें थोड़ी कन्फ्यूजन बच्चों को होती है। तो मोलैलिटी, लिटी मतलब लेट गया, लेट गया तो उसकी हाइट थोड़ी छोटी हो गई, तो लेट गया तो हम उसको लिखते हैं स्मॉल m से, और इसका अपोजिट मोलैरिटी में, ठीक है। नेक्स्ट कम्स नॉर्मैलिटी। तो नॉर्मैलिटी में देखिए, नॉर्मैलिटी का फॉर्मूला है ये, एक्चुअल फॉर्मूला ये वाला होता है, ग्राम इक्विवेलेंट वेट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये जो ग्राम इक्विवेलेंट वेट है, ये इक्वल होता है इसके वेट ऑफ सब्सटेंस बाय इक्विवेलेंट वेट। ये ग्राम इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन एज इट इज़। अब इसमें ये इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर वेट बाय n फैक्टर। तो नॉर्मैलिटी को याद रखने के लिए या तो आप 3 फॉर्मूलेज याद रखिए, नहीं तो आप ऐसे कर सकते हैं कंपाइल करके, नॉर्मैलिटी इज इक्वल टू मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू में n फैक्टर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है सॉल्युबिलिटी। अब सॉल्युबिलिटी, किसी भी चीज़ की सॉल्युबिलिटी पढ़ने के लिए, या कोई चीज़ किसी में सॉल्युबल होगी या नहीं, इसको पढ़ने के लिए आप देख सकते हैं कि हमारा जो गिवन सॉल्वेंट और सॉल्यूट है, वो ये इस रूल को फॉलो करने चाहिए। रूल इज़ लाइक डिज़ोल्व लाइक, यानी एक जैसे दिखने वाली चीज़ें एक जैसी उसमें डिज़ोल्व हो सकती हैं। मतलब अगर आपका सॉल्यूट पोलर है तो आपका सॉल्वेंट भी पोलर होना चाहिए। अगर आपका सॉल्यूट नॉन पोलर है तो आपका सॉल्वेंट भी नॉन पोलर होना चाहिए, ठीक है। अब सॉल्युबिलिटी को कौन से फैक्टर्स गवर्न करते हैं? नंबर 1 इज़ टेम्परेचर,
देन प्रेशर, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। इन 3 चीज़ों पे सॉल्युबिलिटी डिपेंड करता है। सॉल्युबिलिटी हमें 2 तरीके से पढ़नी थी। पहला है सॉलिड डिजॉल्व्ड इन लिक्विड एंड सेकंड इज गैस प्रेजेंट इन लिक्विड। अगर आप सॉलिड डिजॉल्व्ड इन लिक्विड की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास 3 तरीके के सॉल्यूशंस आते हैं। एक होता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड का मतलब है कि जैसे आपने पानी ली, उसमें चीनी डाला और अमाउंट ऑफ चीनी ऐड हो सकती है, फर्दर एडिशन ऑफ सॉल्यूट इज स्टिल पॉसिबल, वी कॉल इट एज अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। लेकिन अगर गिवन अमाउंट ऑफ वाटर में जितनी चीनी डल सकती थी वो हम डाल चुके हैं और ज़्यादा फर्दर एडिशन ऑफ सॉल्यूट इज़ नॉट पॉसिबल इन द गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, तो आप इसको बोलेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। देन आता है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, कि आपका सॉल्यूशन बन तो गया था सैचुरेटेड, लेकिन फिर आपने लेट्स से कि टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दिया। टेम्परेचर के इंक्रीज़ करने से फर्दर सॉल्यूट का एडिशन पॉसिबल हो पाया है। यानी कि नॉर्मल जो कंडीशंस थी उन पे तो ऐसा पॉसिबल नहीं था, लेकिन आपने कुछ फैक्टर्स को चेंज करके फर्दर एडिशन ऑफ सॉल्यूट पॉसिबल करवा दिया है, तो उसे कहेंगे सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है। देन कम्स गैस इन लिक्विड। गैस इन लिक्विड में सबसे बेस्ट है हेनरीज लॉ। इसमें देखिए हेनरीज लॉ ने क्या बोला था, ये हेनरीज का फॉर्मूला है, P इज इक्वल्स टू KH इंटू एक्स मोल फ्रैक्शन। KH इज़ योर हेनरीज लॉ कांस्टेंट। और इन्होंने बोला था सॉल्युबिलिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, यानी जितना ज़्यादा प्रेशर होगा उतनी ज़्यादा सॉल्युबिलिटी होगी, which is directly proportional to mole fraction but is inversely proportional to Henry's constant। ठीक है, ये इस तरीके से लाई करता है। तो हेनरीज लॉ कहता है कि जितना ज़्यादा मोल फ्रैक्शन होगा, जितना ज़्यादा प्रेशर होगा, दोनों ही चीज़ें जितनी ज़्यादा होंगी उतनी ही ज़्यादा सॉल्युबिलिटी होगी पर्टिकुलर गैस की इन द गिवन लिक्विड। ठीक है। अब ये हेनरीज लॉ पे बेस्ड ही हमारे पास कुछ एप्लीकेशंस हैं, जैसे कि नंबर 1 फिशेस प्रेफर करती हैं कोल्ड वाटर, क्योंकि पानी जब ठंडा होता है तो देखो पानी अगर ठंडा है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जितना पानी ठंडा होगा उतनी ज़्यादा उसमें डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन होगी, जितनी डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन होगी उतनी ही फिशेस को अच्छा लगेगा, ऑक्सीजन तो चाहिए ना उनको, उतना आसानी से वो जी सकती हैं। क्योंकि वार्म वाटर के अंदर डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन का अमाउंट कम हो जाएगा, इसी वजह से फिशेस जो हैं वो प्रेफर करेंगी कोल्ड वाटर को इंस्टेड ऑफ वार्म वाटर को। सेकेंड इज सोडा वाटर। सोडा वाटर में भी क्या होता है, आप CO2 स्टोर करके रखते हैं। CO2 जो स्टोर्ड है वो किस पे स्टोर्ड होती है, हाई प्रेशर पे। तो जब तक प्रेशर हाई है तब तक CO2 उसमें रहेगी, जब तक प्रेशर हाई है तब तक सॉल्युबिलिटी है पर्टिकुलर गैस की। जैसे ही आप प्रेशर को कम करेंगे, बॉटल को आपने ओपन किया, प्रेशर वहाँ से रिलीज़ हो गया, प्रेशर अगर रिलीज़ हो गया तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन द लिक्विड डिक्रीज़ कर गई और गैस वहाँ से निकल जाएगी ऊपर, और हमारी जो कोल्ड ड्रिंक थी उसका टेस्ट चेंज हो जाएगा, वो ख़राब होनी शुरू हो जाएगी, राइट। थर्ड इज स्कूबा डाइवर। स्कूबा डाइवर का अगेन यही वाला केस है। एंड लास्ट वन इज़ हाई ऑल्टीट्यूड्स। देखो टेम्परेचर का इफेक्ट सॉलिड एंड लिक्विड पे क्या होता है, 2 तरीके की रिएक्शंस होती हैं, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक जब रिएक्शन होने के लिए हमें कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी तो उसे कहेंगे एंडोथर्मिक, और जब रिएक्शन हो करके अपने आप कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ हो जाएगी तो उसको हम कहेंगे एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक में क्या होता है कि टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, टेम्परेचर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी, वाइल इन एक्सोथर्मिक टेम्परेचर इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। क्योंकि सॉलिड कंप्रेसिबल नहीं होते, सॉलिड पे प्रेशर का कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं आता, इसीलिए सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड पे भी प्रेशर का ज़्यादा इफेक्ट देखने को नहीं मिलता। ठीक है। नेक्स्ट वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर भी हमें 2 टर्म्स में पढ़ना है, एक है सॉलिड एंड लिक्विड में और एक लिक्विड एंड लिक्विड में। लिक्विड एंड लिक्विड के लिए हमारे पास कौन आया, सबसे पहले रॉल्ड्स लॉ। तो रॉल्ड्स लॉ ने बोला P टोटल विल बी इक्वल टू P1 प्लस P2, और इसी के फॉर्मूले से हमें मिला कि PT इज इक्वल्स टू P1 नॉट प्लस P2 नॉट माइनस P1 नॉट इंटू Chi2 मोल फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड कॉम्पोनेंट। ओके। अब इन्होंने कहा कि सॉल्यूशंस 2 तरीके के हो सकते हैं, एक आइडियल सॉल्यूशन और एक नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो है
मतलब वो रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करते, आइडियल सॉल्यूशन जो कि रॉल्स लॉ को फॉलो करते हैं। नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो कि रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करते, तो अगर रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा तो या तो वो पॉजिटिवली डेविएट करेगा रॉल्स लॉ से या नेगेटिव डेविएशन दिखाएगा रॉल्स लॉ से। पॉजिटिव डेविएशन है तो उसका ग्राफ कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, नेगेटिव डेविएशन में ग्राफ कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। नेगेटिव में ये सारी ही वैल्यूज़ देखो नीचे से जा रही हैं कर्व की, ठीक है, और पॉजिटिव था तो सारी लाइन के ऊपर से जा रही थी, ये पॉजिटिव डेविएशन थी। और अगर एग्जैक्टली ऐसा मिलता है तो ये ग्राफ किसका है, रॉल्स लॉ का, तो हम इसको बोलेंगे आइडियल सॉल्यूशन है। देन कम्स अजियोट्रॉप। ऐसे दो लिक्विड जो कि बॉयल करने पे एक स्पेसिफिक कंसंट्रेशन पे सेम बॉइलिंग पॉइंट शो करेंगे तो उनको हम कहते हैं अजियोट्रॉप। अजियोट्रॉप भी दो तरीके के हो सकते हैं, मिनिमम बॉइलिंग और मैक्सिमम बॉइलिंग। ओके, मिनिमम बॉइलिंग अजियोट्रॉप जो हैं वो आपको पॉजिटिव डेविएशन दिखाते हैं, फॉर एग्जांपल इथेनॉल प्रेजेंट विद वाटर। और अगर मैक्सिमम बॉइलिंग अजियोट्रॉप है तो वो आपको नेगेटिव डेविएशन दिखाते हैं, फॉर एग्जांपल नाइट्रिक एसिड HNO3 प्रेजेंट विद वाटर। पॉजिटिव डेविएशन अगर दिखाएगा यानी मिनिमम बॉइलिंग अजियोट्रॉप है तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा, जैसे ये नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है, थोड़ा ऐसे। ये पॉजिटिव डेविएशन होगा तो ये देखो ऊपर की तरफ जा रहा है ऐसे, ठीक है, तो ये वाला मिलेगा। देन कम्स कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो कि सिर्फ नंबर पे डिपेंड करती हैं, नेचर पे डिपेंड नहीं करती, उनको हम कहते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी 4 तरीके की हैं। फर्स्ट वन इज़ रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। इसमें बहुत सिंपल है, मेन फॉर्मूला आपका ये यूज़ होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड कॉम्पोनेंट इज इक्वल्स टू P1 माइनस P1 बाय P1। मोल फ्रैक्शन है तो आप इसको अप्रॉक्सीमेटली लिख सकते हैं N2 अपॉन N1, हालांकि N1 प्लस N2 आता लेकिन अप्रॉक्सीमेटली ये लिख सकते हैं, राइट। अब N2 इज़ बेसिकली मोल्स ऑफ सेकेंड कॉम्पोनेंट, आप उसको लिख सकते हैं W2 बाई M2, और सिमिलरली N1 को लिखा जा सकता है W1 बाय M1, राइट। सेकेंड इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला हमारा होता है डेल TB इज इक्वल्स टू KB इंटू M। KB इज़ योर एलिवेशन कॉन्स्टेंट, ठीक है, और M इज़ मोलैलिटी। डेल TB इज़ द चेंज इन टेम्परेचर। डेल TB इज इक्वल्स टू T सॉल्यूशन माइनस T सॉल्वेंट। इसका ग्राफ हमें कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, ठीक है, T2 की वैल्यू ज़्यादा जाएगी पीछे की तरफ। नेक्स्ट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो इसके लिए आएगा डेल TF सेम है इज इक्वल्स टू KF इंटू M। वहाँ पे B था, बॉइलिंग पॉइंट था इसलिए B लिखा हुआ था, यहाँ फ्रीजिंग पॉइंट है इसलिए F की टर्म में बात कर रहे हैं। यहाँ चेंज इन टेम्परेचर विल बी T सॉल्वेंट माइनस T सॉल्यूशन, और इसमें हमें कुछ ऐसा ग्राफ देखने को मिलता है जहाँ T2 आगे है, T1 पीछे है। देन कम्स वॉन्ट हॉफ फैक्टर। वॉन्ट हॉफ फैक्टर में क्या है कि इसकी एक वैल्यू होती है आई की, आयोटा की। अगर किसी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात हो रही है तो जितने आयंस प्रोड्यूस होंगे उतने ही आयोटा की वैल्यू होगी। नॉन इलेक्ट्रोलाइट की बात हो तो आयोटा की वैल्यू हमेशा 1 रहती है। और अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात हो तो 2 केस हो सकते हैं, एक है डिसोसिएशन का और दूसरा है एसोसिएशन का। डिसोसिएशन के केस में आयोटा इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, वाइल इन एसोसिएशन आयोटा इज ऑलवेज लेसर देन 1। निकालने का फॉर्मूला ये वाला है, एसोसिएशन में इस तरीके से, डिसोसिएशन में इस तरीके से। अब ये जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी हैं, 3 प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी थी, ठीक है, टोटल 4 हैं, अभी आ रहे हैं 4th पे। तो कहते हैं कि कभी कभार जब ये वैल्यूज़ अप्रोप्रिएट नहीं आती तो हम आयोटा इन्वॉल्व करते हैं। जैसे देखिए हर फैक्टर को हमने मल्टीप्लाई किया हुआ है आयोटा से, ठीक है, सॉरी। देन देखिए 4th इज ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर को रिप्रेजेंट करते हैं पाई से। इसके 2 फॉर्मूले हैं, एक है HρG, दूसरा है CRT। दिस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, ठीक है। इसके अंदर भी क्या करेंगे, जब वॉन्ट ऑफ फैक्टर का इंक्लूड हो जाएगा तो वहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं आई से, और अगर वॉन्ट ऑफ फैक्टर अपना रोल प्ले नहीं कर रहा तो हम आयोटा वहाँ से हटा देते हैं। सिंपली पाई इज इक्वल्स टू CRT लिख देते हैं। C स्टैंड्स फॉर कंसनट्रेशन, R है आपका यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट जिसकी वैल्यू फिक्स होती है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, और T स्टैंड्स फॉर टेम्परेचर जो कि आएगा केल्विन में। देन रिवर्स ऑस्मोसिस, पहले पढ़ते हैं ऑस्मोसिस तभी तो बताएंगे रिवर्स ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस के अंदर क्या है,
ऑस्मोसिस में आपकी लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होती है पार्टिकल्स की। रिवर्स ऑस्मोसिस में इससे उल्टा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ होती है, और ये हेल्प करता है वाटर प्योरीफायर में। ठीक है, हमारे घरों में जितने भी RO लगे होते हैं तो वो RO रिवर्स ऑस्मोसिस ही है। ठीक है, उसी को हम बोल रहे होते हैं। देन 3 सॉल्यूशन होते हैं, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक। हाइपर मतलब जिसके अंदर कंसंट्रेशन हाई है, जो हाईली कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है। ऐसे सॉल्यूशन में अगर आप एग को डालेंगे तो एग श्रिंक कर जाएगा। ओके, उसके अंदर जितना भी चीज़ें हैं वो सारी बाहर बह जाएंगी। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो अगेन हमारा ऑस्मोसिस होगा और उसकी वजह से एग जो है वो स्वेल कर जाएगा। आइसोटोनिक के अंदर क्योंकि एग और ये जो लिक्विड आप डाल रहे हैं, लिक्विड और एग दोनों के अंदर सेम कंसंट्रेशन है, इसकी भी कंसंट्रेशन C1 है और इसकी कंसंट्रेशन भी C1 है, तो इसी वजह से कोई मूवमेंट नहीं होती। ठीक है, हाइपोटोनिक में क्या था कि हम मान लेते हैं एग की कंसंट्रेशन C2 है, तो हाइपोटोनिक के अंदर C1 से बड़ा था C2, और जो मूवमेंट होती है वो कहाँ से होती है ऑस्मोसिस, लो टू हाई, C1 से C2 की तरफ होगी, यानी ये एग के अंदर जाना शुरू कर देगा तो एग स्वेल कर जाएगा। ठीक है, इससे फर्स्ट वाला आपका हाइपरटोनिक के अंदर क्या था कि C1 ज़्यादा था, C2 कम है। C1 कैसी है, हाई कंसंट्रेशन, एंड C2 इज़ लो कंसंट्रेशन। इसी वजह से क्योंकि ऑस्मोसिस में लो टू हाई मूवमेंट होती है, एग से जितना भी माल मसाला है सब बाहर आ जाएगा और एग बेचारा श्रिंक हो जाएगा। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में एग श्रिंक, हाइपोटोनिक में स्वेल, आइसोटोनिक में नो इफेक्ट। ओके।